राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बबूका काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भोर वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहेब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बबूकाट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? मांझ में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। फिर लड़का कहता है, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ देर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। तो यही पूछता है लाइन कि तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से है। तो देखिए, तो लड़की कहती है धत, ये कह के दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। तो उन्होंने कहा, हाँ हो गई। फिर बोलता है, कब? फिर लड़की बोली, कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की फिर भाग गई इतना कह के। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा वो। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खदंक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है।
न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब ये कहानी बचपन का थोड़ा सा सीन बताया, फिर आगे की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक? तो समझने की कोशिश करिएगा। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है, उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहिब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोले, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये ध्यान देना है कि जो इन लोगों की पलटन थी उसका विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था, ठीक? इस मतलब कि हंसाता था ये बहुत। बाल्टी में गदला पानी भर कर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तरपड़। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे हटाता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। तो जवाब मिलता है कि अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न माद पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा। जो लहना सिंह थे उनके भाई का नाम था कीरत सिंह, तो बताते हैं कि मैं उनकी गोद में मरूंगा। तो फिर अब वजीरा सिंह कहते हैं, क्या मरने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसोर नू जांदिए, कर लेड़ा लौंगा दा बपार मड़िए, कर लेड़ा नाड़िंदा सौदा अड़िए। लाड़ा चटाका कदुए नू, कद्दू बढ़ाया वे मज़ेदार गोरिए। हुड़ लाड़ा चटाका कद्दुए नू। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए।
मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरानकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कहारा तो फिर कहता है लहना सिंह, क्यों बोधा भाई, क्या है? कहता है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो फिर कहता है लहना सिंह, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? फिर बोधा कहता है, और तुम? तो वो कहता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तो फिर कहता है, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैं गुरु उनका भला करे क्या। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? फिर पूछता है, सच कहते हो बोधा सिंह? तो कहता है कि और नहीं, झूठ। यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट पर जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। उसने झूठ बहाना बनाया था ताकि वो उसकी जर्सी पहन ले। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। तो बोलता, कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर। कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करते हुए सामने आया। देखो, इस दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ हैं वह 15 जवान खड़े हैं। वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ मैं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। फिर हजारा सिंह कहता है, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। तो लहना सिंह ने चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने बोधा को क्या किया? रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठमका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्षों से उसकी रेजिमेंट में थे। उसको शक हुआ कि जो ये लपटन साहब बन के हम सभी जो सिपाही हैं उनको ऑर्डर दे रहा है, ये वही तो है या फिर कोई दूसरा तो नहीं है कहीं। तो उसने जांचना चाहा कि 5 वर्ष से हमारी रेजिमेंट में काम करते हैं। तो पूछा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो जवाब आया, लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे? वो बोला, हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जड़ चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार में खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे।
हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना सिंह, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। मतलब जो उसका शक था वो क्लियर हो गया। वो जो लपटन साहब थे वो वास्तव में उन लोगों के लपटन साहब नहीं थे। वो कोई मतलब आतंकवादी था जो उनके रूप में उनका ड्रेस पहन के आया था। तो फिर कहता है, क्या लपटन साहब या तो मारे गए हैं या तो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठे है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही है, यह है कि यही। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, वो हुक्म देता है कि जो यहाँ पे सबसे बड़ा अफसर है वो हुक्म दे रहा है, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। तो फिर कहता है, पर यहाँ तो तुम 8 है, 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी ना बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी है और गांव से बाहर निकाल कर रहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से यह सब हाल कह दिया।
सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से नहुं निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावा को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। यहाँ 8 ही लोग थे और उधर से 70 जर्मन आके धावा बोल दिए थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुख। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत विड़ोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तरह तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार डोढ़े की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया था कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो फिर कहता है, सूबेदार और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। बोधा गाड़ी पर चढ़ गया। अब ये कहता है आप भी चढ़ जाओ। फिर कहता है, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ठीक, तो बस इसीलिए इसका नाम था उसने कहा, क्योंकि जो सूबेदारनी रहती है उसी ने मतलब इससे कहा था। आगे देखिए, गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। जो लहना सिंह था वो बोधा का और उसके पिता का, सूबेदार का, दोनों का प्राण बचाया था। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, और कह भी देना उसने जो कहा था। मतलब कैसा प्रेम है कि उसने कहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चों, मेरे बेटे की तुम रक्षा करना वहाँ लड़ाई में। तो ये अपनी जान की बाजी लगाकर, जबकि वो उससे प्रेम करता है, फिर भी उसके बावजूद उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करता है अपनी जान की बाजी लगा के, और फिर अपने वादा निभाता है जो सूबेदारनी से उसने वादा किया रहता है। तो वही कहता है बस कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे,
और मेरा कब्रबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। देखिए, ये भी कथन पूछता है एग्ज़ाम में कि किस कहानी से है। तो अब ये कथन कह रहा है लहना सिंह कि मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक। और जब गाड़ी जब तक नहीं गई रहती है, बोधा और उसके पिता सूबेदार नहीं गए रहते हैं, तभी तक ये खड़ा रहता है ताकि वो लोग चले जाए और बोधा का बुखार है इलाज हो जाए। नहीं तो इसे खड़ा होने की शक्ति नहीं रहती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं ये लेट जाता है और फिर कहता है पानी पिला दे वजीरा। और फिर ये बात कहता है कि मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब बता रहा है, लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब भी पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं है रेशम के फूलों वाले सालू। सुनते लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। वजीरा सिंह पानी पिला दे। पानी पिलाने को उसे कहता रहता है और अपनी कहानी सुनाता रहता है वजीरा सिंह को। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह ने 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। तो ये ध्यान देना है। पूछता है किस रेजिमेंट में, तो 77 राइफल्स में वो जमादार हो गया। ये भी ध्यान देना है, जमादार के पद पे। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पड़ जाती है, फ़ौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पड़ जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेढ़े में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है कब से। रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहाँ। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? तो कहता नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटे वाले सालू अमृतसर में। मतलब वो यही कह के वो कहती है कि अब तो मुझे पहचान गए होगे। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। फिर कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा।
चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह मर गया। तो बस यही कहानी थी, बहुत ही अच्छी कहानी थी, इसीलिए इसको प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे बेहतरीन कहानियों में स्थान दिया जाता है। और वाकई में वैसी कहानी है भी ये। प्रेम के लिए इतना बड़ा त्याग दिखाया गया है इसमें, ये सबके बस की बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, उम्मीद करते हैं आप सभी को भी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी में कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान देना है, जैसे एक आध दो कथन आए मैंने बताया वो आप लोगों को ध्यान देना है। और फिर पात्रों को ध्यान देना है। लहना सिंह मेन पात्र है, सूबेदारनी है, फिर उसका हस्बैंड है सूबेदार हजारा सिंह। तो ये भी ध्यान देना है कि सूबेदारनी के पति का नाम सूबेदार हजारा सिंह है और सूबेदारनी का पुत्र है बोधा सिंह। और लहना सिंह को तो जानते ही हैं आप। और लहना सिंह का बड़ा भाई है कीरत सिंह। और इसमें एक किसी की पलटन में वजीरा सिंह रहता है जो विदूषक है, मतलब बहुत हंसाता रहता है। और ये भी ध्यान देना है कि लहना सिंह किसकी गोदी में अपना सिर रख के मरा, तो वजीरा सिंह की गोदी में अपना सिर रख के और वहीं अपनी आखिरी सांस ली, जबकि उसका सपना था अपने भाई कीरत सिंह के गोदी में अपना सिर रख कर मरने की, लेकिन वो घर पे था तो इसका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो वजीरा सिंह ही बोल देता है कि मतलब मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तो बस आप लोगों को ध्यान देना है, लहना सिंह को, वजीरा सिंह को, हजारा सिंह को, बोधा सिंह को, सूबेदारनी को। ठीक, बस 5-6 पात्र हैं जिन्हें ध्यान देना है। और ध्यान देना है कि फ्रांस और बेल्जियम की लड़ाई में ये मरे थे और ये सिख राइफल में थे। ठीक, 77 नंबर में सिख रेजिमेंट में ये जमादार था लहना सिंह, ये भी ध्यान देना है। तो आप लोगों को अंत तक कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने इस कहानी से क्या सीखा उसे भी बताइएगा।